अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ द जिम, कंज्यूमर साइड, अ बॉडी बिल्डर पर्सपेक्टिव। यानी हम जो कंज्यूमर एनालिसिस देख रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं तो आप किस तरीके से अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं, कैसा आपका आईसी हो सकता है, कैसा आपका जो है बजट लाइन होगा, क्या डिसीजन आप कर सकते हैं। तो जो टॉपिक्स हैं उसमें ये है कि जिम आप अगर एक्टिविटी करते हैं तो उस एक किस्म की वो हेल्थ इन्वेस्टमेंट बनती है, और किस तरीके से आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बजट कंस्ट्रेंट एक बॉडी बिल्डर क्या वो फेस कर सकता है, उसका आईसी कैसा हो सकता है, ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम कैसे होगा, अपॉर्चुनिटी कास्ट कौन कौन सी वो फेस कर सकता है, और शिफ्ट कैसे होता है उसकी प्रेफरेंस के अंदर या बजट लाइन के अंदर। तो हमें पता है कि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। तो अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो वो अपनी मसल डेवलपमेंट को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे समझता है, क्योंकि उस वो बहुत सारी मेडिसन और बहुत सारे वो ऐसे टास्क भी कर सकता है, मेडिसन को अवॉइड कर सकता है, बीमार नहीं होगा। तो एक्सरसाइज को कहा जा सकता है कि एक्सरसाइज इज़ अ लाइफ स्टाइल, यानी ये ऐसी चीज़ है जो आप डेली करते हैं। यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है कि अगर कोई आप एक्टिविटी 21 दिन करेंगे तो उसकी आपको हैबिट हो जाती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसी तरीके से अगर आप उसको 90 डेज कंटिन्यू करें यानी एक्सरसाइज करने को, तो फिर वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। ये किसी बुरी हैबिट के लिए भी ट्रू है, लेकिन जो एक रैशनल इंडिविजुअल है वो क्या करता है, वो अच्छी हैबिट्स को अपनाता है, स्मोकिंग छोड़ेगा, एक्सरसाइज शुरू करेगा, और वो 21 दिन के बाद जो है उसको हैबिट डेवलप हो जाएगी, लेकिन पहले 21 दिन उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है एक बिगिनर को। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, बल्कि ये आप में पेशेंस भी और डिसिप्लिन भी डेवलप करता है, कमिटमेंट को भी शो करता है। अगर आप डेली जिम जा रहे हैं, फोकस को, शेयर विल को, कि आप गोल ओरिएंटेड शख्स हैं, यानी आपकी पर्सनालिटी ग्रूम इससे करती है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि ना इधर आप इसको इनहेरिट कर सकते हैं और ना आप इसको किसी से एक अच्छी फिजिक को बोरो कर सकते हैं, ना आप जो है किसी को एज अ लोन इसको दे सकते हैं। और इसी तरीके से ये बिल्कुल क्लियर है कि यू हैव टू अर्न इट एंड रेंट इज ड्यू एवरी डे, यानी ये आपको डेली स्ट्रगल करनी, किसी भी अच्छी हैबिट के लिए आपको डेली स्ट्रगल करनी पड़ती है। जहाँ तक बॉडी बिल्डिंग का ताल्लुक है तो आपने अपनी बॉडी टाइप के हवाले से या अपने जो गोल्स हैं उनके हवाले से, यानी अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं, मसल गेन करना चाह रहे हैं, या आप स्ट्रॉन्ग होना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से आपने ट्रेनिंग करनी होती है। और अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट लेना होता है, और आइसोलेशन और कंपाउंड एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती हैं, जिसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा और ये आपको सारा सीखना पड़ता है। और इसके साथ साथ प्रोटीन इनटेक होता है, वो आप चाहे इनमें से जो भी कर रहे हैं, यानी एक एवरेज जो ह्यूमन है उसको अपने बॉडी वेट अगर वो केजी में कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप 70 केजी के हैं, तो 2 ग्राम पर केजी जो है आपको सजेस्ट किया जाता है। यानी अगर आप 70 केजी के हैं तो आपको बेहतर है कि आप 140 ग्राम प्रोटीन लें या 150 ग्राम प्रोटीन लें, अगर आप चाह रहे हैं कि आप फैट लॉस कर लें या चाहे आप जो है गेन करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप एक न्यू इंडिविजुअल हैं तो आपको चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टेमिना जो है वो बिल्ड करें, और उसमें जो है कोई जल्दी ना दिखाएं डाइट के हवाले से, स्टेरॉइड के हवाले से। इसी तरीके से जो आप स्नैकिंग करते हैं उसमें चिप्स खाने की बजाय बेहतर है कि आप फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। इसी तरीके से जब आप वार्म अप कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपना टाइम लें, और जब कूल डाउन करें तो फ़ौरन जो है एटमॉस्फेयर में अपने आप को हवा ना लगने दें। और इसी तरीके से अपने आप को स्टे हाइड्रेटेड, यानी 10 से 12 गिलास पानी पीजिए, और अपनी एक्टिविटी को भी जो है इस तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए कि आप डेली जिम जा सकें। ये तो है कुछ जनरल सजेशन जिम एज एन हेल्थ इन्वेस्टमेंट को जो है आप अपनी लाइफ में इनकॉपरेट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं तो उस सूरत के अंदर आपको एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा होगा, या आप सिंपल एक्सरसाइज भी करते हैं बगैर जिम के भी, तो इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है साइंटिफिकली तौर पे, आप बेहतर सो सकते हैं, एनर्जी ज़्यादा होगी, मूड अच्छा होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, मसल और बोन्स स्ट्रोंग हो जाते हैं, और यानी है हार्ट हेल्थ, लंग हेल्थ, एवरीथिंग जो है ये आपकी हेल्थ जो है बेहतर हो जाती है। और इसके साथ ये है कि आप काम कर सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि आपका फोकस बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ ये है कि आप अगर खुदा ना खास्ता बीमार होंगे तो मेडिसिन के पैसे बचते हैं। और फिर ये है कि सोसाइटी के अंदर जो हेल्दी उनकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा हो। तो ये सारे ही फैक्टर है कि आप एक्सरसाइज किया करें। तो होप्स हो कि आज से जो लोग एक्सरसाइज नहीं करें वो करना शुरू कर देंगे। चले हम देखते हैं कि बजट कॉन्स्टेंट क्या है। देखें, अगर एक कंज्यूमर है जो कि बॉडी बिल्डर है तो वह उसने भी अपने बजट
को ही लेकर चलना है, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि जिम मेंबरशिप, उसको कितने जो पैसे चाहिए, मशीनें चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको, ये उसकी एक्सपेंस आएगा। इसके साथ साथ अगर वो सप्लीमेंट लेना चाह रहा है जो कि रिकमेंडेड नहीं होते, आप नेचुरली चीज़ों को जो है कंज्यूम करें, जैसे नट्स हैं, चिकन है, एग वाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करें। लेकिन बहरहाल अगर आप प्रोटीन, वे प्रोटीन, इन तरह की चीज़ों को भी लेते हैं ग्रोथ के लिए, तो ये भी आपकी एक किस्म की एक्सपेंस आती है कंज्यूमर को। इसी तरीके से जो न्यूट्रिशनल कॉस्ट है, यानी आप जो गोश्त या प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज के लिए, जो मसल को रिकवर करती है, ठीक है। इसी तरीके से वेजिटेबल्स और हेल्दी कार्ब्स, यानी ओवरऑल आपने एक बैलेंस डाइट लेके चल रही है। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज के अंदर भी आपने बैलेंस रखना है कि 24 टू 36 आवर जो है गैप होना चाहिए आपके हर एक्सरसाइज के सेशन में, यानी वीक में 4 to 5 डे साइंटिफिकली वो प्रूवन है कि वो सफिशेंट होते हैं, ताकि हमें बॉडी को जो है स्लीप और डाइट से जो है रिकवरी मिल सके। तो एक रैशनल बॉडी बिल्डर क्या करेगा, वो अपने इन सारे रिसोर्सेज को, जिसमें उसकी टाइम और एफर्ट भी शामिल है, अपॉर्चुनिटी कास्ट, उसको वो इस तरह यूटिलाइज करता है कि वो मैक्सिमम गेन कर सके अपनी बजट लाइन के अंदर रहते हुए। यही हमें स्टैंडर्ड थ्योरी बताती है। तो अगर हम उसकी प्रेफरेंसेस की बात करें, तो हमें पता है कि उसको डाइट और जो अपनी एक्सरसाइज के इक्विपमेंट है, इनके दरमियान इसने बैलेंस करना है। तो वो देखा जाए तो वो जाहिर है कि वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेशो से ही करेगा तो वो ऑप्टिमल होगा। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर डाइट और एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज, इनका एक प्रोपोर्शन ही अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए ऑप्टिमल होगा, इंस्टेड के आप जो है उनके दरमियान कोई सब्स्टिट्यूट करें या वो उसको कन्वेक्स टू द ओरिजिन समझे। तो ट्रेड ऑफ डाइट और जिम क्वालिटी के दरमियान एक किस्म का कंप्लीमेंट आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। और बॉडी बिल्डर जो है वो इनडिफरेंट होगा कि वो जो है ज़्यादा हाई क्वालिटी इक्विपमेंट के ऊपर फोकस करे, और जिसमें सप्लीमेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, ताकि सप्लीमेंट्स की जो कॉस्ट है वो उसको जो है कम कर सके। या फिर वो एक लो कॉस्ट जिम में चला जाए और अपनी जो है डाइट और सप्लीमेंट्स उनको वो बेहतर कर सके। यानी इन दो के दरम्यान सब्स्टिट्यूट करेगा कि वो एक महंगे वाले मशीनरी वाले जिम में चला जाए या वो एक सस्ते वाले में चला जाए, ताकि वो बाकी पैसों से अपनी डाइट को अच्छा करे। तो ये एक किस्म का डिसीजन हो सकता है जो इन दोनों के दरम्यान उसने लेना हो सकता है। तो उस सूरत में हमारे पास आईसी कंप्लीमेंट्स जैसा बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये अगर हम पर्सन बी को देखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन है एक बॉडी बिल्डर के हवाले से, क्योंकि हमें पता है कि ये डाइट या जिम क्वालिटी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स नहीं है कि हम उनको एल शेप कहें, बल्कि वो उनके दरमियान कुछ हद तक जो है सब्स्टिट्यूशन भी पाई जाती है। लेकिन वो उसको हम ये नहीं कह सकते कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन है या वो स्ट्रेट लाइन है, बल्कि उस काइंड ऑफ एल शेप, बट उसमें एक मिनिमम लेवल की सब्स्टिट्यूशन भी पाई जाती है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि एक बॉडी बिल्डर का आईसी कैसा होगा, तो ये पर्सन जो बी है वो ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेटिव है। दो के अगर आप उसको एल शेप भी कहेंगे तो वो गलत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इनके दरमियान भी कुछ हद तक सब्स्टिट्यूशन होती है, लेकिन वो ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होती है, वो है कंप्लीमेंट्स ही। हमें आईसी की प्रॉपर्टीज़ का तो पता है कि ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, और हायर आईसी का मतलब है कि ज़्यादा यूटिलिटी, और आईसी जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। लेकिन हमने ये देखा कि एक बॉडी बिल्डर का जो आईसी है वो एल शेप और कन्वेक्स का दरमियान है, यानी ए टू बी वाला जो रीजन है उसमें कुछ हद तक वो सब्स्टिट्यूट करता है अपनी डाइट और अपने जिम के एक्सपेंस को प्रेफरेंसेस के अंदर। और हमें ये भी पता है कि इंटरफेरेंस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारे मेंटेन्ड अजम्पशन है थ्योरी के। हमने किस तरीके से ऑप्टिमल वर्कआउट मिक्स को लेकर चलना है कि कंज्यूमर जो है उसको जो है वो इक्विलिब्रियम मिल जाए। हमें पता है इकोनॉमिक्स के अंदर कि मार्जिनल यूटिलिटी ये है कि एक एक्स्ट्रा आपको क्या बेनिफिट होता है अगर आप एक यूनिट या किसी गुड का या सर्विस का आप इस्तेमाल करते हैं। तो बॉडी बिल्डर के हवाले से अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, तो अगर आप एक एक्सरसाइज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको उसकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलती है मसल गेन या उसकी रिकवरी के हवाले से, तो ये यहाँ पे भी वैलिड है। और इसी तरीके से अगर आप एक्सेसिव जिम सेशन करेंगे तो उससे आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होती है, यानी वो मनफी हो जाती है। जैसे हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी एक लेवल तक मैक्सिमम होती है, उसके बाद यूटिलिटी जो है कांस्टेंट होती है, जीरो भी हो जाती है और नेगेटिव भी हो जाती है। तो अगर आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं
जिम के अंदर, तो उससे आपको चोट लगने का भी खदशा होगा, और आप अगर डाइट भी उतनी नहीं ले सकते तो वो भी एक किस्म की ओवर ट्रेनिंग है, जाके आप उतनी स्लीप भी नहीं करते, वो भी एक किस्म की ओवर ट्रेनिंग है। तो ये सारी चीज़ें एक जो रैशनल बॉडी बिल्डर है वो उसको अवॉइड करेगा, और वो फिर डिसीजन मेकिंग किस तरह करेगा कि वो एक ऐसा ऑप्टिमल बैलेंस क्रिएट करेगा वर्कआउट के दरमियान, जहाँ पे उसका जो बेनिफिट है वो उसको मैक्सिमम हो। तो वो थ्योरेटिकली कहाँ पे मैक्सिमम होता है उसको, जहाँ पे हमारी जो स्लोप ऑफ आईसी है वो बजट लाइन के इक्वल होती है, यानी जो उसकी प्रेफरेंसेस हैं, यानी वो जो कन्वेक्स और एल शेप के हमने कहा बीच में है, वो वहां अपनी जहां पे वो बजट लाइन को टेंजेंट हो जाएंगी, उस पॉइंट को हम कहेंगे यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। कंपोनेंट ऑफ फिटनेस के अंदर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ या मसल इंड्योरेंस के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, एजिलिटी, स्पीड या रिएक्शन टाइम या बैलेंस या पावर बढ़ाने या इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को भी जो है, ये सब ही एक फिटनेस लवर जो है इन सब में से किसी एक को या इनको इकट्ठा लेकर चल सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अगर टाइम लग रहा है, वहाँ पे एनर्जी लग रही है, आपके रिसोर्सेज लग रहे हैं, जाहिर है। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट बॉडी बिल्डर क्या करता है कि वो अपने टाइम और जो उसकी एनर्जी है उसको एक स्कैर्स रिसोर्सेज के तौर पे ही लेता है। जाहिर है कि अगर वो जिम में जा रहा है तो वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, अगर वो दूसरा काम कर रहा है तो वो फिर उसमें जिम नहीं जा रहा, उसने ऐसे मैनेज करना है कि वो अपने शेड्यूल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर सके हेल्थ पर्पज़ के लिए। तो टाइम जो है उसका जो जिम में स्पेंड होता है, जाहिर है कि वो जब वहाँ पे लगा रहा है तो जो बाकी वो कोई और काम कर सकता है, मूवी देख सकता है, रेस्ट कर सकता है, वो नहीं करेगा। तो वो जो काम लीव कर रहा है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट हो। अपॉर्चुनिटी कास्ट की यही डेफिनेशन है कि जो काम आप कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो आप काम छोड़ रहे हैं वो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट बन जाता है। इसी तरीके से एनर्जी लेवल्स के हवाले से भी ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे जिम के अंदर, ओवर ट्रेनिंग करेंगे, तो फिर आपको रिकवरी के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है जो आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो यानी एनर्जी लेवल और टाइम स्पेंड जो है ये जो आप जिम में लगा रहे हैं ये कहीं और भी लग सकता था, तो वही उनकी अपॉर्चुनिटी कास्ट बनता है। इसी तरीके से जो आप एक्सपेंस भी वहाँ पे कर रहे हैं वो भी उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट बनता है, यानी वो जो आप जिम की फीस दे रहे हैं उसकी जगह आप कोई शर्ट खरीद सकते थे। तो जो भी फॉरगोन आप अल्टरनेटिव को फॉरगोन करते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कास्ट कहा जाता है। तो ये यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है। यानी हमारे आज का सेशन का मकसद ये है कि हम देख सकें कि एक बॉडी बिल्डर जो डेली जिम जा रहा है और डाइट का ख्याल रख रहा है, उसके केस में अगर वो रैशनल कंज्यूमर है तो किस तरीके से हमारी थ्योरी जो है उसके ऊपर अप्लाई होती है। हमें पता है कि उसने क्या करना है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट को उसने मिनिमाइज करना है और अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी या इक्विलिब्रियम पॉइंट को जो है उसने अचीव करना होता है टाइम और एनर्जी के भी हवाले से, अगर वो रैशनल है। द बजट लाइन एंड शिफ्ट प्रायोरिटी। अच्छा, जैसे हमने देखा था कि इनकम के हवाले से या रिलेटिव प्राइसेस के हवाले से हमारी बजट लाइन शिफ्ट भी करती है। इनकम बढ़ जाए तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, नीचे आ जाए तो वो पहले से कम चीज़ें जो है परचेज कर सकता है। ठीक है, ये किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से ट्रू होता है। इसी तरीके से अगर प्राइसेस चेंज हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल जिम की तो प्राइस वही है अगर हम यहाँ पे वाई गुड को देख लो, और एक्स डाइट की जो है प्राइस वो बढ़ जाती है, चिकन महंगा हो गया मिसाल तौर पे, एग्स महंगे हो गए जैसे आजकल हैं। तो उस सूरत के अंदर क्या होगा कि अगर हमारी ये पहली बजट लाइन है तो ये अंदर को रोटेट कर जाए प्राइसेस बढ़ने से, अगर प्राइसेस कम हो गई तो ये बाहर को रोटेट कर जाएंगी। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो अंदर को रोटेट कर रही है, तो उस सूरत में जाहिर है कि फिर हमारा जो न्यू आईसी है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारा न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो न्यू बजट लाइन पे आ जाएगा, चाहे वो ये वाली हो या यहाँ पे प्राइसेस रोटेशन के हवाले से हो। यानी कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए तो वो अपनी यानी कह लें कि न्यूट्रिशन के हवाले से, जिम के हवाले से चीज़ों को वो बेहतर कर सकता है अगर वो बढ़ जाए। और इसी तरीके से अगर प्राइसेस कम हो जाएं तो उस सूरत में फिर जो है वो अफोर्ड कर सकता है बेटर क्वालिटी फूड जो है या दूसरे जो भी कोई जिम का सामान है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। हमें पता है कि जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनका जो लिंक है वो आपस में उनकी प्राइसेस लिंक होती है। तो कम्प्लीमेंट्री गुड के केस में अगर फॉर एग्जांपल एक की प्राइस जो है कम होती है तो उसकी तो अपनी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन जो साथ वाली कम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और ये वाइस वर्सा भी होता है कि अगर एक कम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइस बढ़ जाए तो जो साथ वाली कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसकी अपनी तो होगी ही कम लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, लेकिन जो कम्प्लीमेंट्री साथ यूज हो रही है उसकी वजह से डिमांड जो है
उसकी भी कम हो जाती है प्राइस के बढ़ने से, और ये वाइस वर्सा भी है। तो ये आज के हमारे टॉपिक का मकसद ये था कि हमने ये देखा है कि अगर कोई एक हम जिम गोयर की भी एग्जांपल ले ले तो हमें पता चला कि उसकी भी एप्लीकेशन है रियल लाइफ के अंदर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम अपने लेसन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।